नमस्कार। आज हम नज़र डाल रहे हैं इज़राइल और ईरान के बीच जो हाल में सीधा टकराव हुआ। 12 दिन चला ये। उसके बाद की जो नाजुक स्थिति है उस पर। हाँ, और हमारे पास कई स्रोत हैं जो इस पूरे मामले को संघर्ष और फिर जो 24 जून को अमेरिका की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ उसको एनालाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि मुख्य घटनाक्रम क्या रहे, फौरी तौर पर नतीजे क्या निकले और खासकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या असर पड़ा है इसका। और ये टकराव अभूतपूर्व था। इतना सीधा और इतना तीव्र इन दोनों देशों के बीच पहले नहीं देखा गया। सही कहा। युद्ध विराम तो हो गया है, लेकिन जैसा कि आप कह रही थीं और स्रोत भी बता रहे हैं, तनाव बहुत ज्यादा है। तो चलिए इन स्रोतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या मुख्य बातें हैं। देखिए, युद्ध विराम तो 24 जून से लागू है, पर जैसा सूत्रों से पता चल रहा है ईरान बहुत ज्यादा सतर्क है इसे लेके। अच्छा। हाँ, उसने साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने जरा भी उल्लंघन किया तो वो पूरी सैन्य ताकत से जवाब देगा। तो कागज पर शांति है, पर जमीन पर गहरा अविश्वास और तनाव है। हाँ, ये तो है। और इसी तनाव के माहौल में युद्ध विराम से ठीक पहले दोनों तरफ से बड़ी सैन्य कार्रवाइयां हुई। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने एक ऑपरेशन नारनिया चलाया था। ये ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर आप कह सकते हैं एक बड़ा हमला था। हाँ, जिसमें उनकी यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं का निशाना बनाया गया। हाँ, और खबर ये भी है कि कम से कम 11 वरिष्ठ ईरानी परमाणु वैज्ञानिक वो भी मारे गए हैं इसमें। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका ने भी 22 जून को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत कार्रवाई की। अच्छा, अमेरिका ने भी? हाँ। इसमें नातांज, फोर्डो, इस्फहान, ये जो ईरान के मुख्य परमाणु स्थल हैं, वहां पर शक्तिशाली बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल हुआ, जो जमीन के नीचे के ठिकानों को नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। तो इन हमलों से नुकसान कितना हुआ है, क्या स्रोत बता रहे हैं? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम एकदम खत्म हो गया? देखिए, शुरू में जो रिपोर्ट्स थीं उनमें काफी बढ़ा चढ़ाकर दावे थे, लेकिन अब ज्यादातर स्रोत ये इशारा कर रहे हैं कि क्षति गंभीर तो है, पर शायद पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं है। मतलब ये कि ईरान की क्षमताओं को धक्का जरूर लगा है, पर शायद इतना नहीं कि वो उभर ना सके। ये आकलन दिखाते हैं कि सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। और सैन्य ठिकानों के अलावा इन कार्रवाइयों का एक मानवीय पहलू भी बहुत गंभीर रहा है। हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत बता रहा है कि 23 जून को तेहरान की एविन जेल पर इजरायली हमला हुआ। उसमें करीब 71 लोग मारे गए, कैदी, गार्ड, यहाँ तक कि मुलाकाती भी। हाँ, और इसी के साथ एक और चीज, ईरान के अंदरूनी हालात पर भी असर पड़ा है। संघर्ष के दौरान और बाद में ऐसी खबरें हैं कि कई 100 असंतुष्टों आलोचकों को हिरासत में लिया गया है। और सूत्रों में इस बात की चिंता है कि उन्हें गंभीर सजा हो सकती है, शायद फांसी भी। तो ये दिखाता है कि कैसे बाहरी संघर्ष का असर अंदरूनी दमन के तौर पर भी दिख रहा है। सही। अच्छा, परमाणु कार्यक्रम पे वापस आते हैं। अगर नुकसान, जैसा आप कह रही हैं, पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं है, तो इन हमलों का असल रणनीतिक असर क्या हुआ फिर? यहाँ पर IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो UN की परमाणु निगरानी संस्था है, उनका आकलन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ, क्या कहते हैं वो? उनके मुताबिक ईरान की परमाणु क्षमताओं को एक झटका लगा है, पर ये अस्थायी लगता है। उनका मानना है कि ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। कुछ ही महीनों में? यानी ये परमाणु हथियार बनाने की दिशा में जो अहम कदम है वो फिर से शुरू हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। और इस आकलन को एक लीक हुई अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से भी थोड़ी पुष्टि मिलती है। अच्छा, क्या है उसमें? रिपोर्ट बताती है कि ईरान के सैन्य स्थलों पर जो जमीन के ऊपर सेंट्रीफ्यूज थे, वो मशीनें जो यूरेनियम संवर्धन के लिए जरूरी हैं, वो नष्ट हो गए हैं काफी हद तक। लेकिन जो सुविधाएं जमीन के नीचे गहराई में है, वो काफी हद तक बची रह सकती हैं। तो तस्वीर ये उभर रही है कि क्षमता घटी है, पर खत्म नहीं हुई। ये दिलचस्प है। तो हमलों का मकसद शायद पूरी तरह खात्मा नहीं था, बल्कि कार्यक्रम को पीछे धकेलना या धीमा करना था। ऐसा लग रहा है। और इसका क्षेत्रीय समीकरणों पर क्या असर पड़ा है? वही मैं पूछने वाला था। क्षेत्रीय तनाव तो साफ तौर पर बढ़ा है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। 23 जून को उसने कतर में अमेरिका का जो अल उद्दीद एयरबेस है, बहुत महत्वपूर्ण बेस है वो, उस पर मिसाइलें दागी। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को अमेरिकी रक्षा प्रणालियों ने रोक दिया, जैसा कि स्रोत बताते हैं। और इसमें वो प्रॉक्सी गुटों का भी रोल रहा, ईरान के जो सहयोगी गुट हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे यमन में हूती विद्रोही हैं, ईरान समर्थित गुट, उन्होंने भी इस दौरान इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। तो मतलब ये संघर्ष सिर्फ इजराइल और ईरान तक ही नहीं रहा, इसका एक व्यापक क्षेत्रीय आयाम भी है। हाँ, और ये चीज इन स्रोतों में साफ तौर पर उभर कर आती है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है, एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम, गंभीर सैन्य हमले हुए हैं जिनसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अस्थायी नुकसान हुआ है, मानवीय क्षति हुई है और अंदरूनी दमन की चिंताजनक खबरें हैं। और क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। बिल्कुल, जिसमें प्रॉक्सी गुट भी शामिल है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ा सवाल जो ये स्रोत कहीं ना कहीं उठा रहे हैं वो ये है कि भाई अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही महीनों में फिर पटरी पर आ सकता है, हाँ। तो ये जो छोटी पर विनाशकारी जंग हुई, इसका असल रणनीतिक हासिल क्या था? क्या जो भारी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकाई गई वो इस अस्थायी झटके के सामने जायज है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल भविष्य में इस क्षेत्र की स्थिरता के लिहाज से हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी।